हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगा सिंह, फाउंडर ब्रेक द रूल। आज मेरे साथ डिस्कशन के लिए उपस्थित हैं उत्पल याग्निक जी, और हमारा डिस्कशन का विषय रहेगा कि क्या जो मैरिज की संस्था है ये अनैतिक है। इससे पहले हम डिस्कशन में जाएं, मैं उत्पल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाँ उत्पल जी। जी धन्यवाद जोगा जी, आपने मेरी बात रखने का मुझे मौका दिया। मेरा नाम उत्पल याग्निक है। बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस बीजापुर गुजरात से हूं मैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं और मेरा खुद का बिजनेस है। इंडिया में मैं कॉलेज में लेक्चरर था, उसके बाद मैं प्रिंसिपल रहा। और आज हम जो विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है, क्या लग्न संस्था अननेचुरल यानी अप्राकृतिक और अनैतिक है। तो इस विषय पे मैं अपना विचार रखूंगा, जोगा जी अपना विचार रखेंगे। तो शुरू करते हैं सर। इसमें सबसे पहला जो सवाल एक ही आता पहले। वैसे तो हम इसके हिस्ट्री में भी जाएंगे कि ये जो हाँ शादी जी। की संस्था है कब वजूद में आई, कितने टाइम पहले आई, ये हमारे हम्म। जो श्रोतागण है वो जानना चाहेंगे। लेकिन बिल्कुल। पहले हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि ये सवाल ही क्यों पैदा हुआ कि शादी अनैतिक संस्था है। हाँ, क्योंकि हम जब अभी अभी रिसेंट का एक लेते हैं एग्जाम्पल कि आमिर खान ने दूसरी बार तलाक लिया। हम्म। और ये सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा इश्यू भी हो गया, जैसे आमिर खान ने कोई गुनाह कर दिया हो। इशू तो क्यों बना, आदमी इशू की इशू क्यों बना, ये तो नेचुरल चीज है, ये राइट है हमारा। हाँ, नेचुरल चीज है, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, भारतीय मानसिकता कि भाई शादी तो 7 जन्मों का बंधन है। और हाँ ये तो ये। भगवान, ये तो ऊपर लिखी जाती है, भगवान हाँ निर्मित करता हाँ। है ये सब तो। या फिर बिल्कुल। वो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि भाई मैरिज इज अरेंज्ड इन हेवन, ये तो हेवन। स्वर्ग में तय होता है। तो ये हम्म। जो हमें बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना, रोमांटिसाइज कर दिया है पूरे मैरिज के कंसेप्ट को, हम्म। अवास्तविक बना दिया है। और तो लोगों का ये इश्यू था कि भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इसने तो एकदम बिल्कुल गलत एग्जाम्पल दे दिया समाज के अंदर कि 2 बार शादी हम्म। की, 2 बार तलाक ले लिए। तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। पर हम ये भूल जाते हैं कि भाई जब से हम जिसे बोलते हैं सोसाइटी या समाज, वो हम्म। जब से निर्माण हुआ है तब से, और जब से शादी की मैरिज इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में आई हम्म। है तब से हम्म। उसके साथ समस्याएं जुड़ी रही है। यानी कोई भी प्राचीन ग्रंथ उठा के देख लीजिए, तो उसमें हम्म। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेंगे। और हम्म। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले हमारे सो कॉल्ड महापुरुष हैं। यानी हम्म। कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, हमारे महापुरुषों की भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको भर भर के मिल जाएंगे हमारे प्राचीन साहित्य में। फिर तो उसके उसमें बाद, उसमें हाँ जी। उसमें होता है ना, कोई वायुपुत्र है, कोई अग्निपुत्र, हाँ बाप का पता ही नहीं है तो उसको वायुपुत्र बोल दो, किसी को अग्निपुत्र बोल दो, है ना, क्योंकि पता ही नहीं बाप कौन है। सूर्यपुत्र, हाँ सूर्यपुत्र सूर्यपुत्र बोल बन, दो। बोल दो। कान में फूंक मारी, बच्चा पैदा कर दिया। वो कान में थोड़ी फूंक हाँ जी। मारते हैं वास्तव में। हाँ जी, आप आगे बोलिए। तो उसके बाद आप देखिए कि हमारे पहले प्राचीन साहित्य, उसके बाद हमारे साहित्य में आइए, जो हम्म। थोड़ा एडवांस साहित्य जो बोलते हैं, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेंगे। फिर आप हम्म। फिल्मों में आइए, फिल्मों में भी कहानियां इसी पे आधारित काफी हो चुकी हैं। तो हम्म। लग्न संस्था के साथ साथ पैरेलल में हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की पूरी हिस्ट्री मिलती है। हम्म। फिर हमें सोचना चाहिए कि एज अ सोसाइटी, यदि हम हम्म। लग्न संस्था में इतने समस्या से ग्रसित है और खुश हम्म। नहीं है, तो उस हम्म। पे हमें फिर से दोबारा शुरू से चिंतन मनन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और हम्म। इसके पीछे साइंस क्या कहता है, बायोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है। हम्म। ये सारे तथ्यों को हम जोड़ के मिला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने गलती कहां पे की है। हम्म। ठीक है।
तो ये एक्चुअली जैसे आमिर खान जी ने तलाक लिया, तो बिल हाँ गेट्स जी। ने भी तलाक लिया था अभी रिसेंटली, हाँ तो जी। वो भी बड़ा चर्चा में आया था। तो ये जो धार्मिक लोग प्रवृत्ति, जो ट्रेडिशनल माइंड सेट है, वो लोग पता है क्या कहते हैं कि देखो ये आदमी इतना पढ़ लिख के कामयाब होकर भी फेल हो गया है ना, इसकी शादी नहीं चल पाई। उनको ये लगता है कि हाँ शायद इनमें कमी है कोई, इसमें, इस हाँ, बंदे में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो राइट। एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमारे देश में क्या होता है कि आप एक अनजान आदमी से लड़की बात नहीं कर सकती, एक हम्म। अनजान आदमी, लेकिन शादी कर सकती, सारी उम्र रह सकती है उसके साथ। हाँ बिल्कुल। अब अब ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक सोच के लोग हैं, वो उसको तो ठीक मानते हैं कि एक बार हाँ जहाँ बांध दिया खूंटे के, सारी उम्र ही बंधे रहना है, सारी उम्र ही बंधे रहना है, उसको तो ये कामयाबी मानते हैं कि आप निभा रहे हो, आप निभा रहे हो, आप बिल्कुल लड़ते रहते हो, डेली झगड़े होते हैं, फिर भी आप निभा रहे हो, आप टूटते नहीं, फिर भी टूटते नहीं, फिर भी नहीं टूटते। तो उसको तो ये जो ट्रेडिशनल माइंड है कामयाबी मानता है, और हाँ, उसको प्रशंसा पात्र आदर्शवादी, मानता है। हाँ। उसको कहेगा कि ये फर्ज निभा रहा बंदा, ये आदर्शवादी है। हम्म। एक दूसरा आदमी, आमिर खान ले लो, आप ले लो, मैं ले लो, अगर हम शादी तोड़ के बाहर ब्रेक दे देते हैं इसको, हम ये कहते हैं कि हम्म। देखिए ये हमने करके करके देख लिया, है ना, हमने इसको पूर्णता करके देख लिया, इसमें हमें मज़ा नहीं आया, हम इसके मिसफिट हैं, इसलिए मैं इससे बाहर जा रहा हूँ। अब बताओ दोनों में से नैतिक कौन हुआ? नैतिक तो वो है ना जो विकल्पों पे ट्राई कर रहा है, जो वो ये देख रहा है कि मैं, मेरे लिए क्या अच्छा है बिल्कुल ना। असली तो बिल्कुल। नैतिक वो आदमी हो ना। अनैतिक तो वो हुआ जिसको ये नहीं पता कि वो जिस आदमी के साथ रह रहा है वो उसकी पसंद भी है कि नहीं है, वो उसकी ज़रूरत पूरी भी करता है कि नहीं, बंदा करता है, फिर भी आप लड़ते झगड़ते रहते हो, आपकी नेचर नहीं मिलती, लेकिन आप मजबूरी में सारी उम्र जुड़े रहते हो, चिपके रहते हो, चिपके रहते हो, चिपके, उसमें के अंदर से भला क्या अच्छा निकलेगा? क्या उसके अंदर से बिल्कुल लव बिल्कुल। निकल सकता है? उसके अंदर से लव तो निकल नहीं ना सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं निकल औ- सकता। और उसमें एक जो किसी ने, दार्शनिक ने ये भी कहा है कि शादी में से प्यार नहीं निकल सकता कभी भी। हाँ, हम्म। प्यार में से शादी निकलनी चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है सर, हम बेसिकली दो तीन जगह पे बहुत बेसिक भूल कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि आदमी जब शादी का सोचता है तो उसको पता ही नहीं है वो शादी क्यों कर रहा है। हम्म। यानी किसी भी लड़के और लड़की को आप पूछो जो शादी के लिए तैयार है उसको कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, हम्म। तो वो उसको उसको ये अजीब सा सवाल लगेगा, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन है भाई। अब उम्र हो गई है तो अरे आदमी शादी करेगा ना। नहीं 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 नहीं, वो पता क्या है, होता क्या है, वो कहते हैं, वो अगर आप पूछोगे ना आप शादी क्यों कर रहे हो, तो उसके हम्म। दिमाग में पता है क्या जवाब आएगा? सभी कर हाँ रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, बस यही सबने की है। ये तो हाँ। रवायत है, ये तो ट्रेडिशन है। तो बस मैं भी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा हूं कि भाई इतनी उम्र हो गई है तो शादी करनी हाँ। चाहिए। तो पहली भूल ये है कि हमने और एक सीरियसली थिंकिंग ये नहीं की। हाँ जी। मैं आपको रोक रहा हूँ, एक चीज याद मुझे और आ गई हम्म। कि इंडिया जैसे जो देश है धार्मिक, हम्म। वहाँ शादी आदमी पता है कब करता है? जब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जिंदगी में। और मेरे मामले में तो बिल्कुल सच है। जब मैंने देखा हाँ। ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता अब जिंदगी में, है ना, हाँ तो जी। मुझे लगा शादी शादी तो कर ही सकता हूँ ना, ये तो आसान कम सा से कम काम है। शादी तो कर, कम से कम शादी तो कर। ये और एक और लगा कि अगर एक दो चार साल ना की तो ये होने वाली भी नहीं है बस। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। उम्र निकल जाएगी, उम्र निकल जाएगी तो हाँ। फिर लड़की नहीं मिलेगी। ये तो भी एक इश्यू है इंडिया में। ये सारे रूल्स हैं ना एक्चुअल में। तो हम क्या निभा रहे हैं परंपराओं को, रूल्स को, और जहाँ निभाना होता है वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ नैतिकता हो ही नहीं बिल्कुल सकती। सर। राइट। और एक्चुअली दूसरी गलती क्या है, ये तो बहुत बड़ी गलती है कि भाई हम्म। आपने जैसे बोला ना कि दो आदमी प्यार करते हैं तो साथ में रहना चाहते हैं, ये समझने जैसी बात है। हम्म। लेकिन दो आदमियों को इकट्ठा कर दो तो उनमें प्यार हो जाएगा, ये लॉजिक हम्म। बिल्कुल गलत है। हम्म। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि दो आदमियों को मजबूरी के मारे इकट्ठा कर दो तो फिर वो हम्म। आपस में प्यार करने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल। फिजिकल रिलेशन हो सकते हैं, वो शारीरिक जरूरियात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिजिकल रिलेशन है उस आदमी से आप प्यार करते हो। सर फिजिकल भी मैं आपको बताऊं, सर्वे क्या बताते हैं, फिजिकल भी कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं बता दूं, कुछ भी हाँ नहीं जी। है।
2-4 साल वो लोग संभोग करते हैं और फिर मुंह मोड़ कर वो सोने लग जाते हैं दूसरी तरफ, हाँ वो उनकी बिल्कुल, रुचि खत्म हो जाती है। क्योंकि प्यार तो है नहीं, शरीर का प्यार पूरा भूगोल देख लिया, शरीर का पूरा हाँ, भूगोल देख लिया, तो शरीर का थोड़ा बहुत भी जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो गया ना। और उसके तो बाद यही होता है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग बच्चों के लिए जीने लग जाते हैं, बताइए। हाँ बस। है ना, समाज के लिए जीने लग जाते हैं, माँ बाप के लिए हाँ जीने लग राइट, जाते हैं माँ बाप के कि लिए माँ जीने क्या, लगता है। हाँ, कि रिश्तेदार अगर तोड़ दी तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना। बिल्कुल। तो फिर क्या खेल शुरू होता है, लुका छुपी, तब हाँ शुरू होता है। राइट, आदमी कहीं इधर उधर देखता है। बिल्कुल यही होना ही था ना। तो हम्म, जहां पे शादी बगैर प्यार के चल रही है, हम्म, वहां पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम्म, वहां पे शादी बगैर का प्यार भी पनपेगा। और ये दोनों तरफ हो सकता है, हम्म, स्त्री की तरफ से भी हो सकता है, पुरुष की तरफ से भी हो सकता है। क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है वो प्यार की भी है। हम्म, हमें सिर्फ शारीरिक सुख नहीं चाहिए कहीं से भी, हमें हम्म, प्यार के साथ शारीरिक सुख चाहिए। और हम्म, अट्रैक्शन बिल्कुल नेचुरल स्वाभाविक है। हम्म, तो ये होना ही था। और तीसरी चीज ये है कि आपने जैसे बोला ना कि हमारे यहां जो शादी होती है वो दो खानदान करते हैं। हम्म, यानी हम जब किसी को पसंद करने जाते हैं, लड़का लड़की, तो वो देखते हैं लड़के का खानदान क्या है, उसके माता पिता का क्या रेपुटेशन है समाज के अंदर, हम्म, लड़का क्या करता है, बिजनेस करता है तो कितना कमाता है, जॉब करता है तो कौन सी जॉब करता है, कितना कमाता है, कितनी ऊपर की कमाई है। और लड़की के हम्म। बारे में देखेंगे तो ये देखेंगे कि कितनी सुंदर है, घर का काम जानती है कि नहीं जानती, जॉब करती है तो कौन सी जॉब करती है। फिर थोड़ी बहुत उसकी चारित्र के बारे में सो कॉल्ड हमारे मापदंडों से जांच पड़ताल करेंगे और फिर शादी हम्म, होगी। हम्म। अब इसमें कहीं पे भी ये फैक्टर नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। जो अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने जा रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, सेक्सुअली एक दूसरे को कंपैटिबल है कि नहीं है। क्योंकि हर एक की सेक्स की जरूरत जो होती है वो अलग अलग होती है, और उनकी एक बात सेक्स की और भी कल्पनाएं भी अलग 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 होती है। एक बात और भी है उत्पल जी, कि हम ये कहते हैं कि दोनों कंपैटिबल हैं कि नहीं, उनका स्वभाव मिलता है कि नहीं। हाँ लेकिन बिल्कुल। इसमें आपने ये भी तो देखा होगा कि जो लोग शादी प्यार करके करते हैं, हाँ जी। लड़के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हाँ हाँ हाँ। वैसे तो मैंने ये सुना है कि जितनी लड़कियां लड़कों से प्यार करती हैं, उनकी 80% की तो शादी उनसे हो ही नहीं पाती, कहीं और हो होती है ही उनकी नहीं। शादी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर। और फिर ये भी प्रचलन है कि जितने लोग शादियां ये लवर करते हैं, ये ज़्यादातर हम्म। फेलियर रहते हैं, ये ज़्यादातर फेलियर हाँ रहते बिल्कुल। हैं। तो राइट। यहाँ कि हम क्या हम कहें कि प्यार भी कुछ है, या ये भी वैसे ही एक भ्रम है। नहीं, प्यार में भी हमने बहुत रोमांटिसाइज कर दिया ना सर। प्यार भी हम्म, इतना रोमांटिसाइज कर दिया, यानी एक से ही प्यार होता है, जिंदगी में हाँ, एक बार ये, ही प्यार होता है। ओके। हम्म, और प्यार हो गया तो बस ये तो लाइफ टाइम चलेगा ही चलेगा। अरे भाई चलेगा ऐसा चलेगा, नहीं होता। ये गलत धारणा है। और मैं यहाँ पता ऐसा क्या नहीं है, होता। फिर क्या प्यार होता है कि हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ, चलिए। प्यार मेरे हिसाब से तो प्यार आपको, आपकी नीड है, जब तक वो नीड रहेगी प्यार रहेगा। नीड खत्म है, आपको उससे अगर बेटर मिलता है तो आप उसको चुनिए। ये नहीं है कि वही सारी उम्र अच्छा रहेगा। उससे बेटर ऑप्शन हाँ मिले तो उसके पास जाइए आप। उससे बेटर मिले उसके बिल्कुल। पास जाइए। अब ये लोग कहेंगे राइट। कि ऐसे तो भटकते ही रहोगे सारी उम्र। भटकना ही जरूरी है जिंदगी में। जब आप वैसे नई भी नई अभी क्या कर रहे बिगिनिंग। हो? हाँ, अभी भी क्या कर रहे हो अभी? आप अभी क्या करता अभी है तो कोई इंसान? निकल नहीं सकता खूंटे से तो कल्पनाओं में भटकता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। भटक तो रहा है, भटक तो रहा बिल्कुल है। उससे तो मुक्ति नहीं है उसकी। इससे तो बेटर है कि भाई खूंटे से निकल के रियल वर्ल्ड में एक्सप्लोर करो। हाँ, उसमें कम से कम ही इज फ्री टू चूज, फ्री हाँ टू चूज, फ्री टू चूज, फ्री टू बिल्कुल। ट्राई, फ्री टू ट्राई। लेकिन जो खूंटे से बंध गया है, सामाजिक खूंटे से, वो तो हिल भी नहीं सकता कहीं। राइट। अब सही देखिए, बात है मैं आपकी। एक बात और मुझे याद आ गई। वो कहते हैं जो आदमी
रोज नई नई डेट पे जाता है लड़की के साथ, हाँ। उसके जीवन में क्या है, संभावनाएं हैं, आज ये, हम्म। आज ये, आज वो फ्री है, फ्री टू चूज। राइट। लेकिन जो ही वो शादी करता है तो वो सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल। सारी दुनिया की लड़कियों से। राइट। अब वो क्या, हो एक से बंध गया है। अब ये एक का कंसेप्ट ही प्रॉब्लम है। ब्रेक द रूल हम इसी को कहते हैं कि इसको ब्रेक दो। राइट। राइट। ठीक है ना। यानी, आपको कैसे, हाँ हाँ जी, ये बोलो। जो हमने शादी की धारणाओं के साथ इतना रोमांटिसिज्म जो जॉइंट कर दिया है ना, आपने बोला ना कि लव मैरिज क्यों फेल होती, लव मैरिज का फेल होने का कारण भी ये रोमांटिसिज्म ही है। यानी हाँ वो प्यार का रोमांटिसिज्म है कि भाई हमारा तो प्यार जिंदगी भर चलेगा, हम जिंदगी भर ऐसे ही खुश रहेंगे। जो अपनी रोमांटिक फैंटेसाइज कल्पनाएं जो उन्होंने की है नॉवेल पढ़ के या मूवी देख के, और जिंदगी में एक बार प्यार होता है, इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ यानी रोज प्यार हो सकता है आदमी को, किसी न किसी। जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है, ये तो पता नहीं किसने कहां पे लिख दिया और चल पड़ा है और चल फेमस हो पड़ा। गया है। बस जिंदगी में, हाँ, जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है। अरे भाई नहीं होता, जिंदगी में कई बार प्यार होता है, कई बार दिल भी टूटता है, कई बार दिल जुड़ता भी है। बिल्कुल और यही चीज हमें सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो ये जो बिल्कुल। रोमांटिसिज्म हमारे प्यार के पीछे हमने जो लगा के रखा है ना, उससे फिर क्या हम्म, होता है कि जब वास्तविकता का सामना होता है हम्म, तो ये हमारी कल्पनाएं बिखरने लगती है। यानी मैं आपको बताऊं, मेरी लव मैरिज है। मैंने भाग के शादी की थी और हमें थोड़े डॉक्यूमेंट चाहिए थे, इसलिए शादी की रस्म निभाना जरूरी था, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना, क्योंकि शायद हम्म, कोई प्रॉब्लम हो जाए लीगल तो उसको एविडेंस के तौर पे रख सके। तो हम्म, हमने आर्य समाज में जाके शादी की। तो हम हम्म, जब शादी के मंडप में जा रहे थे तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देख ये नाटक है, मैं इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, अभी भी तेरे पास टाइम है, भाग जा। तुझे छोड़ के जाना है मुझे, हाँ तो जा सकती है, क्योंकि हम्म, मेरे लिए ये नाटक है। क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से समझ गया था कि ये शादी है, ये बिल्कुल अप्राकृतिक है, इंसान शादी हम्म, के लिए नहीं बना। मैंने जब बर्नार्ड रसेल की मोरल्स एंड मैरिजेस पढ़ी कॉलेज के टाइम हम्म, में बुक, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक्चुअली ये शादी एक बहुत बड़ी सामाजिक घटना है, हम्म, सांस्कृतिक घटना है, लेकिन नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है। हम्म, यानी कोई चीज समाज आप पे थोप दे तो वो नेचुरल नहीं हो जाती। तो जब आप वास्तविकता को एक्सेप्ट करके जीना शुरू करते हो हम्म, तो आप धरातल पे रह के जी सकते हो। पर आपने हम्म, एक पूरा कल्पना का एक महल खड़ा किया है जिसका कोई हम्म, अस्तित्व ही नहीं है, और जब हम्म, आपका सामना वास्तविकता से होता है तो वो हम्म, टूटना बिल्कुल तय है। और यही हम्म, होता है ज्यादातर। और एक्चुअली क्या है, हमारी जो शादी की प्रोसेस है ना, वो पूरा हिप्नोटिज्म है। हम्म, यानी हम लोग इतना खर्चा करते हैं, इतने मेहमानों को बुलाते हैं, 5-6 दिन तक पूरा प्रोग्राम चलता है, जैसे लगता है कि कोई बड़ा काम हो रहा है। हम्म, तो आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है वो प्रोसेस से कि ये कुछ ऐसा है, यू कांट अनडन दिस। हम्म, आप इसको फिर दोबारा से वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप उससे बाहर नहीं बिल्कुल। आ सकते, ये कोई बहुत बड़ी घटना है। तो ये जो सामाजिक हिप्नोटिज्म हम पे किया जाता है, और एक्चुअली कंडीशनिंग। शादी तो क्या है, हाँ बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग जैसा ही है ये, कि आप, और एक्चुअली ये शादी की प्रोसेस क्या है, एक्चुअली हम 50,000 से लेके 5 करोड़ तक का खर्चा करते हैं शादी के पीछे, इतने लोगों को बुलाते हैं, नाच गाना होता है। एक्चुअली ये क्या है कि समाज आपको एंड में स्वीकृति देता है कि हाँ भाई अब आपकी शादी हो गई, आप कमरे में जाओ और सेक्स कर सकते हो। हम्म, अब इसके, ये स्वीकृति के लिए हमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? वो तो दो वयस्क आदमी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं उन्हें किसके साथ सेक्स करना है, कैसे करना है, नहीं करना। समाज कौन होता है ये तय करने वाला? तो क्या वेस्ट में भी जब लड़का लड़की शादी करते हैं अपनी मर्जी से, हाँ जी। तो क्या वो भी इस तरह के तामझाम बड़े सारे करते हैं, ये फेरे हैं जी, ये है जी, या वो सिंपली जाते हैं और कोर्ट में मैरिज करते हैं, दो जने और तीसरा आदमी भी नहीं होता और कहते हैं चलो जी शादी होगी,
या वहाँ पे भी बड़ा कुछ होता है, जैसे हमारे यहाँ बड़े पखंड होते हैं, है ना, पाठ रखे जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, हाँ, घोड़ी पे हाँ, चढ़ाया जाता है, बारात जाती है ना, मतलब बड़ा बड़ा क्या वहाँ ऐसा होता है? एक्चुअली वेस्ट में शादी की बात तो 2-3 साल साथ में रहने के बाद आती है। ओके। यानी पहले तो वो शादी से पहले काफी लोगों को साथ सेक्स भी ट्राई कर चुके होते हैं। और ये भी हो सकता है कि पहले किसी के साथ 2-3 महीने रह चुकी है लड़की या लड़का, उसको पसंद नहीं आया, फिर वो उधर से मूव ऑन हो गए, दूसरे के साथ रहना शुरू किया, वो 3-4 साल या 2 साल तक साथ में रहे, फिर उनको लगता है कि हम दोनों का जमेगा, तो वो शादी के बारे में सोचते हैं। और शादी के बारे में सोचते हैं, और जब शादी होती है तो हार्डली 5 से 10 लोग होते हैं जो करीबी फ्रेंड या रिश्तेदार होते हैं, और बस चर्च में जाके वो शादी का प्रोसेस खत्म किया, थोड़ी छोटी मोटी पार्टी की, बात खत्म हो गई। एक बात और मुझे याद आ रही है याग्निक जी। हाँ जी। देखो, लड़की और लड़का जब शादी करते हैं, हम्म। सबसे, देखो, ये उल्टा कर रहा है हमारा समाज। वो देखता क्या है, कुंडली मिलाएगा, हाँ, खानदान मिलाएगा, खानदान पढ़ाई देखेगा। लिखाई पढ़ाई लिखाई चेक करेगा, है ना, लड़का सुंदर है कि हम्म। नहीं है, काला कलूटा है क्या, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, बीमार है ना, ये चीज़ें चेक करेगा। जबकि ये चीज़ों की कोई महत्व नहीं है। मुझे, बिल्कुल। मेरे हिसाब से एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आदमी जिसे शादी कर रही है वो सेक्सुअली फिट भी है कि नहीं है। यहाँ। अब देखिए, इंडिया में एक सर्वे बताता है कि यहाँ 90% लोग शीघ्र पतन के शिकार हैं। हाँ, 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 हाँ। इंडिया में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, शोषण बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। सांप्रदायिकता बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में शीघ्र पतन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ, बिल्कुल। है। तभी तो इसके ये ऊपर बाबा तो, बंगाली जैसे लोग चलते हैं ना। ये हर हाँ, जगह पे यूरिनरी पे क्यों लगाए जाते हैं, ये पैम्फलेट क्यों होते हैं कि भाई गुप्त गुप्त समस्याओं के लिए मिलिए, हकीम, तो हकीम फलाना, तो हकीम ढिंका। तो उस वो एक इंडिकेशन है कि आदमी बीमार है। हाँ, बिल्कुल। वो एक इंडिकेशन है कि आदमी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हम्म। एक लड़की को ये नहीं पता कि शादी किससे हो रही है, शादी हो गई, उसको हो सकता है सेक्स में मजा ही ना दे पाए, वो आदमी संतुष्टि सारी उम्र ही ना कर पाए, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद कर बिल्कुल। दी ना आपने। और उसको लड़की उसको बोल भी खा नहीं पाती ना, शर्म के मारे बोल नहीं, भी नहीं पाती। नहीं, मेरे को ये बताओ कि उसको खानदान को चाटना सुने क्या? उसने हाँ, उसकी नौकरी को उसने उसकी नौकरी को चाटना है क्या? भाई, बिल्कुल सही बात है। खानी तो देखिए हमें रोटी है बेसिकली, है ना। हम्म, 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 हम रह तो हम कहीं किराए के मकान में भी सकते हैं। आदमी थोड़ा सा भी बिल कमाए, मैं कहता हूँ रेडी भी लगा के आदमी 500 रुपया कमा के आए तो रोटी तो खा ही सकता है। राइट। पर जिस औरत को, लड़की को सेक्स ही नहीं मिला, उसकी हम्म, ज़िंदगी सोचो, सारी उम्र उसके साथ उसको निभाना है, उसकी ज़िंदगी में क्या है बताइए? कुछ है ही नहीं है उसकी ज़िंदगी में, तो वो आदमी और नपुंसक है। हाँ, और और एक बात सबसे और बड़ी। हाँ जी, और हाँ सर, जी। एक बात और है, एक सर्वे ये बताता है कि इंडिया जैसे देशों में, धार्मिक देशों में, हम्म। क्योंकि ये जो धार्मिक देश होते हैं ना, ये विकृत प्रवृत्ति के होते हैं, दूषित होती है इनकी प्रवृत्ति। उसमें ये बताया गया है कि शादी के 60% औरतों को शादी के 3 महीने तक ये नहीं पता चलता कि ऑर्गेज्म क्या होता है, स्वाद क्या होता है राइट। सेक्स में। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। और यानी देखो, ऐसे ऐसे में आप उनकी कुंडली मिला रहे हो, यार कमाल है। कुंडली मिलाने के लिए उनका मेडिकल मेडिकल करवा लो ना लड़के का, सबसे बढ़िया तो यही होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम्म। ज्यादातर ये होता है, शायद कोई मॉडर्न लड़की है वो खुल के बोल भी दे कि भाई मेरे लग्न जीवन में सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता, वो पर नहीं कह चाहे, नहीं वो ज्यादातर कह रही, नहीं बोल पाती। ज्यादातर नहीं बोल सर, पाती। क्यों? पढ़ी क्योंकि तू लिखी, हाँ, चारित्रहीन है, तूने पहले सेक्स हाँ, किया होगा, तुझे हाँ, कैसे पता संतुष्टि क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉब्लम और है। इंडिया में तो यह है ना कि यदि औरत ने सेक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, यानी जाहिर तरीके से बोलना शुरू किया कि भाई मुझे सेक्स चाहिए मेरे पति से, तो वो तो बहुत गंदी लड़की है। गंदी, वो तो वैश्या हो जाएगी।
बिल्कुल उसके लेबल लग जाएगा कि ये किसी बदतमीज है, इसमें तो संस्कार ही नहीं है, ऐसी और एक बातें बात और बोलती है है। उत्पल जी, जो हमारा देश है अनपढ़ों का देश है, ज़्यादातर ये मूर्खों का देश है। हाँ। यहाँ 80% आदमी जब औरत से सेक्स करता है ना, पता है कैसे हम्म। करता है? वो आएगा बाहर से शराब पी के, सीधा हम्म। औरत के ऊपर चढ़ जाएगा, सीधा औरत के ऊपर चढ़ बिल- जाएगा, जैसे जैसे भैंसा भैंस के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ, राइट। उसको उसको कुछ पता नहीं है कि फोर प्ले क्या होता है, औरत रेडी नहीं। है या नहीं है, वो औरत का मन है या नहीं है, उसको उसके लिए तैयार करना कि नहीं करना, कुछ हगिंग किसिंग। ज़्यादातर लोग तो जानवरों की तरह करके और चलते बनते हैं, और उनको ये भी नहीं पता होता कि औरत को सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं, उनको पता ही नहीं होता। इनको इनको ये लगता है, ज्यादातर पुरुष मानसिकता जहां तक मुझे मालूम है, उनको ये लगता है कि स्त्री को सेक्स की उतनी ज्यादा इच्छा नहीं होती जितनी पुरुष को होती है। वो लगता है शायद और मेरे लिए बनी है, मेरे लिए बनी है, हाँ, बस मुझे बस मेरे यूज लिए मैंने बनी यूज है। कर। हाँ। हाँ, बस मुझे, यानी उनको ये परवाह ही नहीं है कि सेक्स के पहले फोर प्ले करके अपनी पार्टनर को पूरी अराउज करे, उसको हम्म, क्लाइमेक्स मिलना चाहिए। यानी ज्यादातर पुरुषों को अभी, पुरुषों को तो क्या, लेडीज को भी पता नहीं है, ज्यादातर 40 से 50% लेडीज को भी पता नहीं होगा कि क्लाइमेक्स क्या चीज है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा अपने पति के द्वारा। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी सब। और ऐसा होने से क्या होता है, मनोरोग होता है, यानी लेडीज को माइग्रेन शुरू हो जाता है, हिस्टीरिया हम्म, शुरू हो जाता है, कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं जिसके पीछे इनकी ये बोरिंग सेक्सुअल लाइफ जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में खुल के कभी चर्चा ही नहीं होती। हम्म, और एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पुरुष और स्त्री जो ज्यादातर अभी जो सेक्सुअल नॉलेज ले रहे हैं, वो भी प्रॉपर चैनल थ्रू नहीं ले रहे। हम्म, उनको बस एक ही चीज है, वो पॉर्न मूवी देखते हैं, हम्म, और पॉर्न मूवी के थ्रू वो सेक्सुअल नॉलेज देते हैं अपना। अब हम्म, उसमें इतनी अवास्तविकताएं होती है कि उनके हम्म, सेक्स के प्रति जो धारणा है वो कोई और ही जगह पे बनती है, और हम्म, वास्तविकता में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम्म, तो उससे भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आता है। हम्म। तो तो ये भी एक चीज हाँ जी। हम ये कह सकते हैं कि सेक्स को, जो सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ है सेक्स, और सेक्स क्यों नहीं किसी को मिलता, क्योंकि हमारी जो मैरिज की इंस्टीट्यूशन है वो गलत है। उसको बिल्कुल। हमें ब्रेक देना होगा, उसको हमें ब्रेक देना होगा, और हमें विकल्प ट्राई करने होंगे, और हमें एक नई दिशा में जाना होगा। जब राइट। मैं लिखता हूँ ना, मैं जब ये कहता हूँ कि लोगों को कि सेक्स फ्री कर दो, तो लोग ये हम्म। कहेंगे कि बच्चे कहाँ जाएंगे हाँ। अगर सेक्स को फ्री कर दोगे। तो मैं उनको हम्म। बताता हूँ कि यार, बच्चे तो उन जानवरों को भी पलते हैं जिनके कोई विवेक ही नहीं होता। हाँ, राइट। उनके बच्चे उनको, उनका दिमाग, मन ही, उनके माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है उस तरह का। उनके बच्चे भी हम्म। 10-20 दिन के बाद उड़ने के लायक हो जाते हैं और ऊंचाइयों को छूने लग जाते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को। हम्म। तो तुम्हारे पास तो विवेक है ना। अगर कहीं हम्म। तुम्हारी जो त्रुटि है, जहाँ जो 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 त्रुटि है आपके अंदर, कमी है, हाँ, हाँ, हाँ। अगर वो ठीक हो जाती है, तो आपके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल। सरकार भी मदद कर सकती है आपकी, कि आपके राइट। बच्चों को वो संभाल सकती है। बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है। हम्म। तो आपको हो रहा है। ये क्या है, अनाप शनाप सवाल करेंगे, है ना, सही दिशा में जाने का इनका मन ही नहीं है। वो जो 1000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी जो व्यवस्था है, उसी को ढोने के लिए मजबूर हैं ये लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हम जब हिस्ट्री में जाए तो इंसान को, जिसे हम इंसान बोलते हैं, ऐसे जानवर को पैदा हुए पृथ्वी पर आए 10 साल लाख साल हो गए। हम्म, यानी जिसे हम होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, ऐसा हम्म, बुद्धिमान प्राणी पृथ्वी पर हम्म, 10 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। हम्म, अब वो सामाजिक था, यानी बाय बर्थ हम सामाजिक है। तो वो टोलियों में रहते थे और हम्म, अपना खाना खोजते थे, ज्यादातर खाना बदोश थे। हम्म, यानी वो घूमते रहते थे, जहां पे खाना मिल गया खा लिया, आगे बढ़ गए। हम्म,
जैसे जैसे इंसान विकसित हुआ, उसने भाषा का विकास किया, अग्नि की शोध की, और जैसे ही उसने खेती बाड़ी की शोध की, तब से उसने साथ में एक जगह पे स्थायी निवास करना शुरू किया, कोई नदी किनारे जहां पे पानी आसानी से मिल जाए, ऐसी जगहों पर, क्योंकि वो खेती करता था। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले तो इंसान जैसे खाना खाता था, पानी पीता था, वैसे सेक्स करता था, और सेक्स करते वक्त उसको पता भी नहीं था कि इससे बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि कार्य और कारण के बीच इतना गैप था कि आपने सेक्स किया, उसके 8-9 महीने बाद उसका परिणाम आता है, तो वो जोड़ ही नहीं सकता था दोनों को साथ में। तो ऐसे ही चलता रहता था। और उस टाइम पे जो कबीला था, उसकी ताकत थी उसकी जनसंख्या, और स्त्री बच्चा पैदा करती थी, तो स्त्री का बड़ा महत्व था, क्योंकि बच्चा उसी से आता था, और कबीले की संख्या के लिए बच्चा चाहिए। तो उस टाइम पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जो स्त्रियों के दबदबे पे थी, स्त्रियों का उसमें महत्व था। जैसे ही इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की और इंसान के ध्यान में पशुपालन के द्वारा आया कि भाई पुरुष के यानी नर के बगैर बच्चा पैदा नहीं हो सकता, यानी इंसान ने जब तक पशुपालन शुरू नहीं किया था तब तक उसे मालूम ही नहीं था कि पुरुष की क्या भागीदारी है बच्चे पैदा करने में। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जैसे ही पुरुष के ध्यान में ये आया कि हमारे जरिए बच्चा पैदा होता है, हम भी है इसमें पार्टिसिपेट, उसने धीरे धीरे सारे सूत्र अपने हाथ में लेना शुरू किया। और पहले भी शादी तो थी ही नहीं, कोई भी किसी के साथ दो ही संबंध थे, नर और मादा से होते थे बेटी या बेटा, तो बस यही संबंध थे। नर और मादा साथ में आते थे, और मादा से बेटी या बेटा होता था। तो उस टाइम पे नर जब टोली का सरदार बन गया, कबीले का सरदार बन गया, तो उसके दिमाग में अपना स्वार्थ आया कि भाई ये कबीले की जो संपत्ति है, उस संपत्ति पे मेरा बेटा या मेरी बेटी ही उसका उत्तराधिकारी बने। और वहीं से मैरिज इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। यानी फिर वो जैसे ही वो नेता बन जाता, कबीले का सरदार बन जाता, वो सिलेक्ट करता 3-4 औरतों को कि भाई ये मेरी वाइफ है, मेरी रानी है, इसको किसी को हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि यदि वो औरत की सेक्सुअल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो वो तय नहीं कर पाएगा कि ये बच्चा हुआ है वो उसका है कि नहीं है। तो उसके लिए उसकी सेक्सुअल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी था। वैसे ही जब दो कबीलों की आपस में लड़ाई होती थी, तो जो कबीला जीत जाता था, उसका सरदार उस कबीले में से जो भी स्त्रियां उसको पसंद आती थी, उसको अपनी रानी घोषित करके ले आता था। तो ऐसे कबीलाई जब एक ट्राइबल सोसाइटी जब बननी शुरू हुई, पुरुष के वर्चस्व वाली, तब विवाह संस्था अस्तित्व में आई, और उसमें स्त्रियों को बंदी की तरह उनकी सेक्सुअल लाइफ को कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई। अब ये हुआ कि जैसे राजा करता है, उसका परिचालन उसके सेवक भी करते हैं और प्रजा भी करती है। तो कबीले का सरदार जो करता था, उसके पीछे पीछे दूसरे लोग भी अपनी पत्नियां घोषित करने लगे और उनकी सेक्सुअल लाइफ को भी रिस्ट्रिक्ट करने लगे। लेकिन ये भी जो मैं बता रहा हूं, जो ये मैरिज सिस्टम है, वो 5-8 हजार साल पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है। यानी इंसान तो जमीन पे 10 लाख सालों से है, तो हम 9,90,000 साल या 9,95,000 साल तक बिना शादी के जीते आए हैं, बच्चे पैदा करते आए हैं, और बच्चे बड़े भी हो गए, वरना मनुष्य सरवाइव नहीं कर पाता और हम यहां पे आज नहीं होते। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये मैरिज इंस्टीट्यूशन में बहुपत्नी प्रथा शुरू हुई, उस तरह से कहीं कहीं पे बहुपति प्रथा भी थी। क्यों थी? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि कबीले के अंदर स्त्रियों की कमी हो जाती थी कुछ वजह से,
तो उस टाइम पे ऐसा प्रचलन में आया कि भी एक स्त्री बहुत पुरुष के साथ भी संसर्ग कर सकती है, और उस टाइम पे कभी भी कोई भी किसी भी के साथ भी मैरिज करके अलग हो सकता था। यानी इतना बड़ा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था अलग होने में भी। ये सब बाद में आया, धर्मों के बनने के बाद। तो ये सिस्टम चलता रहा, और जिसे हम कहते हैं आज की मैरिज इंस्टीट्यूशन, जहां पे एक पति और एक पत्नी है, वो इंस्टीट्यूशन को बने हुए तो सिर्फ 120 साल हुए हैं। 100 से 120 साल। यानी हम थोड़े अपने हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारे परदादा या हमारे परदादा के दादा, उनकी एक से ज्यादा पत्नियां रहेगी, होगी ही पक्का। तो एक्चुअली ये जो हमने मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया था पहले से आज तक, वो स्त्रियों की सेक्सुअल लाइफ को कंट्रोल करने का पूरा षड्यंत्र था। और इसके पीछे एक ही मंशा थी कि मैं अपना जो खानदान है उसको ट्रेस कर पाऊं, उसको ट्रैक कर पाऊं, कि अपनी जेनेटिक जो ब्लूप्रिंट है उसको मुझे आसानी से पता चले कि ये बच्चा या बच्ची मेरे है, और मेरा जो संपत्ति है, मेरे पास जो पावर है, वो मैं अपने बेटों को या बेटी को ट्रांसफर कर सकूं। इसके अलावा और कोई मंशा नहीं है। और कुदरत ने हमको बनाया मैरिज लाइफ जीने के लिए नहीं है। यानी मैंने बोला ना, ये एक सांस्कृतिक घटना, बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अलावा और कोई भी पशु या पक्षी शादी नहीं करता। सारे पॉलीगेमस है, मनुष्य भी पॉलीगेमस था। हम उसको ठोक बजा के मोनोगामी करने पे मजबूर कर रहे हैं, जिसके लिए वो बना ही नहीं है। यानी स्त्री भी नहीं बनी, पुरुष भी नहीं बना। तो ये मेरे सिस्टम का जो गणित है उसमें सिरे से ही बिल्कुल उसके नींव में ही गलत धारणा है, और इस गलत धारणाओं के कारण आज हम जो ये सामाजिक समस्या और सड़ा गला समाज देख रहे हैं, वो उसी की परिणति है। यानी यहां पे तो ये होता है ना कि हर एक जिस्म प्यासा, हर एक रूह घायल। या एक बहुत बढ़िया कविता की पंक्ति है, याद आई मुझे, कि अपनी ये विसंगतियों पे जिंदगी बार बार रोई, अपनी ये विसंगतियों पे जिंदगी बार बार रोई, चाह में है और कोई, बाह में है और कोई। जो समर्पण ही नहीं है वो समर्पण भी हुए है, देह सब झूठी पड़ी है, प्राण फिर भी अनछुए है। वाह, तो यही परिस्थिति है। ये मैं एक बात और मुझे याद आ रही यहाँ से, देखो वो कहते हैं भी कोई भी जो आदमी औरत शादी करता है, हाँ जी, शादी से पहले कम से कम वो 6 बार प्यार करता है, एवरेज। हाँ। एवरेज। अब देखो, मान लो एक लड़की की बचपन में किसी से अट्रैक्शन हो गई, वो उससे बात भी नहीं कर पाई बेचारी, है ना, बिल्कुल। उसको अच्छा लगता, लेकिन शादी वो शादी कहीं और हो गई, तो सारी उम्र वो जो बचपन वाला आदमी है, इंसान है, उसकी जिंदगी में रहेगा। हाँ, उसे जिंदगी भर याद करती रहेगी, उसको याद करेगी, उसके लिए उसको चाहेगी, लेकिन शादी किसी और से निभाएगी। तो ऐसे में फिर कोई अनैतिकता ही है ये तो टोटली, है ना। ऐसे में कोई आप किसी जीवन के हायर सच को नहीं, ऊंचे सच को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप है गलत जगह बैठे हो, आप पड़े ही गलत जगह हो। और ये नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप 20, 30, 50, 60, 70 साल के लिए गलत जगह पे पड़े रहते हो और उम्मीद करते हो, घुट-घुट के जी रहे हो, और घुट-घुट के जी रहे हो। और पता है क्या, उम्मीद करते हो आपको आत्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, अध्यात्म मिल जाए। अरे भाई, फाउंडेशन ही गलत है। द वेरी फाउंडेशन इज रॉन्ग। बिल्कुल, द वेरी फाउंडेशन इज टू बी चैलेंज्ड। राइट, डेफिनेटली। यानी हमने जो नींव बनाई है ना, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारा जो बेस है, जो जिसपे हम एक समाज को खड़ा करते हैं, कुटुंब व्यवस्था, उस पे ही हमने सीधे से सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे ही बेसिक प्रॉब्लम
मेन गलती हमने यहां पे कर दी है, हम्म, क्योंकि हमने शादी को फाउंडेशन बना दिया। कुटुंब व्यवस्था का बेस क्या है? शादी। हम्म, तो यहां से हमने बिल्कुल बेस से ही गलती करना शुरू किया, और ये गलती का विस्तार होता रहा है। इसके यानी शादी प्रथा नहीं होती, मैं कई जगह पे बोलता हूं कि यदि शादी प्रथा नहीं होती, वेश्यावृत्ति नहीं होती। हम्म, ये इसकी निपज है। हम्म, हम्म, यानी जो आदमी बाहर प्यार नहीं खोज सकता और उसे इच्छा होती है, तो वो वेश्या के पास जाता है। हम्म। इससे ही वेश्यावृत्ति पैदा हुई। नहीं, और वैश्यवृत्ति तो चलो छोटी सी चीज है ना। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि शादी अगर ना होती तो भ्रष्टाचार ना होता, अत्याचार ना होता, शोषण ना होता, सांप्रदायिकता ना होती, हिंसा ना होती, कोर्ट ना होते, थाने ना होते, पुलिस ना होती। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ में शादी है। क्योंकि शादी क्या है कि जब आप अनचाहे सारी उम्र एक आदमी हम्म के साथ बिताते हो, एक ऐसी जगह पे बिताते हो, ऐसे लोगों के बीच में रहना आपको मजबूरी हो जाता है, तो आपका फुलफिलमेंट होगा ही नहीं। आप बिल्कुल आपका जो जीवन का फूल है, खिलेगा ही नहीं। और जब जीवन राइट। का फूल नहीं खिलेगा तो ज़िंदगी में क्या आएगी? फ्रस्ट्रेशन आएगी, नकारात्मकता आएगी। और जब फ्रस्ट्रेशन होगी, अज्ञानता होगी, क्योंकि क्लैरिटी तो आएगी नहीं ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं। आएगी नहीं, तो फिर आदमी क्या है? बलात्कार करेगा, भ्रष्टाचार। अब देखो, आदमी भ्रष्ट क्यों होता है? पैसा क्यों हम्म लेता देता है? क्योंकि वो खुश होना चाहता है हाँ ना। राइट। आदमी बलात्कार क्यों करता है? क्योंकि खुश होना चाहता है। हम्म आदमी मंदिर गुरुद्वारे में क्यों जाता है? क्योंकि खुश होना चाहता है। लेकिन हाँ। अगर आदमी वहां जब व्यवस्था है ये ना हो तो वो खुश होगा, हम्म। तो क्यों भ्रष्टाचार करेगा, क्यों बलात्कार करेगा? अब जानवर इसीलिए तो बलात्कार नहीं करते ना। अभी जानवर हाँ देखा राइट। आपने बलात्कार करते? तो मेरा ये कहना है कि शादी की जो व्यवस्था है ये अनैतिक है। और अब समस्या ये है कि इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। अब ये है ना कि हमारे पास शादी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? और आपने बोला ना कि कोई जानवर बलात्कार नहीं करता, जानवर कंसेंट के बगैर सेक्स भी नहीं करता। ये भी बड़ी मजे बिल्कुल, की बात है। यानी बिल्कुल। इंसान ही ऐसा जानवर है, यानी कोई पति होगा तो उसको तो बस उसको ये लगता है कि उसको अधिकार हो गया है कि वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर सकता है, उसकी मर्जी हो या ना हो। हम्म, हमारे में कंसेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है सोचने की कि भाई सामने वाली व्यक्ति भी राजी है कि नहीं, उस हमें उसका कंसेंट लेना चाहिए। ये कंसेप्ट ही नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक्चुअली हमें ये सोचना चाहिए कि भाई शादी तो अब है हम्म, और उससे जल्दी बाहर भी नहीं निकला जा सकता, तो हम्म, फिर क्या करें? तो हमें एक ही ऑप्शन यही है कि भाई आप जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इतना हम्म। बड़ा पाप मानते हो, वो पाप मानना बंद कर दो। इसको लीगल कर क्योंकि दो अब कि अब तो। अब उसको एक्सेप्ट कर लो, ये होना ही है। पर एक बात है, देखो हमारे देश में, इंडिया में तो शायद ये लीगल कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि कोई मैरिड आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये, हाँ, समाज तो उसको समाज समाज नहीं तो है ना। नहीं समझा। यानी ये क्या हुआ कि जो एडल्टरी लॉ था अंग्रेजों के टाइम का, उसको तो नाबूद कर दिया, खारिज कर दिया। वो लॉ ये था कि भाई कोई, यानी वो मजे का लॉ था। कोई पुरुष यदि परिणित स्त्री के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो गुनेगार है। ओके। अब ये मजे की बात थी कि भाई एक तरफ तो आप बोलते हो दो वयस्क आदमी 18 साल के बाद अपनी सहमति से कुछ भी कर सकते हैं, यह उनका बेसिक ह्यूमन राइट है। ओके। और एक तरफ आप उनको बेसिक ह्यूमन राइट वो जब अप्लाई करते हैं, तब आप उनको सजा देने की बात करते हो। तो ये फिर कानून निकल गया। ये बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप था हमारी कोर्ट का कि ये पर एक स्टेप ली। बात है ना पर सर, हमारी समाज आज भी, हमारा समाज तो आज भी उसे पाप मान के बैठा है ना। पता है क्या है? अब मान लो आप किसी लड़की से मिल रहे हो, फिर आपका चला हुआ है, तो वहां के लोग आपको मार डालेंगे, पीट डालेंगे, पुलिस तो बाद में आएगी ना। वही लोगों वही के वही दिमाग में तो अभी पुराने लोगों नियम ही लो, चले आ रहे हैं ना। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपने उसको गंदा बोला, पाप बोला, इसका विरोध किया, उसको नहीं स्वीकार, फिर भी ये रिलेशन तो चलते ही रहे।
आप इसमें कुछ नहीं कर पाए। जो पकड़ा गया वो चोर बना, इसको आपने मारा पीटा कुछ भी किया, बदनाम किया, लेकिन जो पकड़े नहीं गए वो तो मजे से मजे करते ही रहे, आप उनका कुछ उखाड़ नहीं पाए। यानी कभी कभी तो ये होता था कि जिस आदमी या औरत का ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होता है, वो भी जब दूसरे आदमी की ऐसी कोई बात हाथ में आती है तो उसकी भरपूर टीका करता है। तो हमने तो एक हिपोक्रेटिक समाज पैदा किया इसकी वजह से। बिल्कुल। इससे बेटर है कि आप इतना एक्सेप्ट कर लो कि ये है, नेचुरल है, नॉर्मल है। एक्सेप्टेंस की जब बात आती है ना, तो मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि दो हरियाणा के लोग इंग्लैंड चले गए घूमने। बिल्कुल। तो वहाँ वो किसी यूनिवर्सिटी में चले गए घूमने। तो वो खड़े थे किसी पार्क में, तो उन्होंने देखा दोनों भारतीयों ने कि दो अंग्रेज और एक अंग्रेजन आपस में ना किसिंग कर रहे हैं, हगिंग एंड किसिंग। बरोबर। और वो दोनों जो भारतीय थे ना उसकी ओर देख रहे हैं, यू टुक टुक करके, है ना, ये क्या कर रहे हैं, हाँ है ना, यार कमाल, खुले में लगे हुए हैं ये तो, है ना, और वो यूनिवर्सिटी हाँ में। अब देखो, वो जो दो लोग थे भारतीय, वो तो देख रहे थे कपल को, हाँ, और जो वहां से गुजरने वाले लोग थे वो पता किसको देख रहे थे? वो भारतीयों को वो देख दो रहे थे। ये भारतीय। क्या देख रहे, कि ये क्या देख रहे हैं? इसमें देखने वाली बात क्या है? ये तो नेचुरल चीज ये है। तो नहीं, ये एक्चुअली एक्सेप्टेंस। फॉरेन में ये बेहूदगी गिनी जाती है। हाँ। फॉरेन में एक दूसरे को किस करना जाहिर में वो बेहूदगी नहीं है, लेकिन आप ऐसे कपल को टुकुर टुकुर देखते हो उसको बेहूदगी गिनी जाती है कि इसमें हाँ, वो बड़ा इसमें सेंस ही नहीं है। सेंस नहीं, कॉमन सेंस नहीं है, क्या देख रहे हैं ये हाँ, लोग? क्या देख रहा है। तो ये, तो हमारा समाज सर इसको कैसे, ये तो बहुत पीछे पड़ा है अभी, हजारों, मुझे लगता है हजारों साल पीछे बैठा हुआ है। इसको कैसे आगे लेके जाया बिल्कुल जाए? सर। क्या ऐसे क्या प्रैक्टिकल स्टेप उठाए जाएं? मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी सरकार हो, है ना, जो अच्छी एजुकेशन दे उस तरह की, है ना, जो दिमाग को खोले, लोगों के दिमाग को खोले, ताले जो लगे हुए हैं उनको खोल बिल्कुल। दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक द रूल यही है कि जो हाँ, पुराना राइट। चला आ रहा है उसको ब्रेक देना। बिल्कुल ठीक है। सर। पुराना जो था वो हालातों के अनुसार था, किसी और लोगों की मंशा थी, उनके वजह से था। अब आज बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, आपको ये सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, हाँ, है ना। राइट। तो ऐसे कानून बने, समाज में थोड़ा सा ओपननेस आए। और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि पति पत्नी जब उनको लगता है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा, तो वो बच्चों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, ज्यादातर तो यही उनको होता लगता है। है, ज़्यादातर यही होता है, वो मतलब चाहकर भी फिर कहीं सोच नहीं पाते, क्योंकि बीच में बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं इनका क्या हाँ, होगा। बिल्कुल। राइट। तो मुझे ये लगता है कि अगर बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसी हैं, सभ्यताएं हैं। अब मैंने देखा है कि, मैंने सुना अमेरिका में, कनाडा में बच्चों को 10-15 साल कर करके छोड़ देते हैं, है ना। तो उनको, उनके बच्चों को सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है उसी टाइम। राइट। उनके लिए उस यानी तरह की ऐसा नहीं है कि जिंदगी, छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हाँ, छोड़ देते हैं। वो बच्चे सक्षम करके छोड़ते हैं, अपने आप डिसीजन लेके निकल जाते हैं। यानी मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, 16-17 साल का लड़का मेरे साथ जॉब करता था, वो अपनी माँ बाप के साथ नहीं रहता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था। मैंने कहा क्यों? वो बोला माय चॉइस। हाँ बिल्कुल, चॉइस होनी चाहिए। अब हाँ हाँ, अच्छा, ये भी नहीं है कि आपको माँ बाप के साथ नहीं रहना, अगर मन कर रहा है तो रहो। लेकिन हाँ, देखिए, सही है। ऑप्शन होने चाहिए ना। देखिए, जब मेरे पास एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, जब मैं इनको चूज करता हूँ तब हमारी डेवलपमेंट होती है, सेल्फ देयर यू आर। इम्प्रूवमेंट होती बिल्कुल है सर। ना। बिल्कुल। अब अब एक पत्नी कहती है मेरा तो पति बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया है। अरे भाई, तेरे को कैसे पता चला कि यही बढ़िया है? तूने जब तक 2-4 ट्राई नहीं की, कैसे पता चला तेरे को ये बढ़िया है? राइट। क्या बात है, बिल्कुल सही ये बात, भ्रम है। बिल्कुल सही बात। ये हाँ, भ्रम है। ये भ्रम भ्रम पाल रखे हैं ना, क्योंकि पता क्या है, राइट। उनको, उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है कि तुझे पति को परमेश्वर मानना ही मानना मानना ही है, मानना ही है। है ना। तो वो ना कंडीशनड है वो। जो अगर आप पूछोगे ना कि आपका पति कैसा है, हर भारतीय औरत कहेगी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है, बड़ा ख्याल रखता है, चाहे उसका 10 लोगों के साथ, लड़कियों के साथ अफेयर हो। और हाँ, उसको बिल्कुल। पता हो ना, उसको पता भी होगा कि इसका 10 लड़कियों के साथ अफेयर है, तब भी वो मजबूर है ये कहने के लिए कि मेरे पति जैसा तो कोई है ही नहीं है। राइट। और सबसे मजेदार बात आपने बोली ना, ये पति को परमेश्वर मानो, उस पर बड़ी मजेदार हाँ बात है कि क्या होता है जब लड़की की अपब्रिंगिंग होती है तो उसके दिमाग में जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है तो माँ बाप या दादा दादी उसके दिमाग में ये घुसाते हैं कि सेक्स कोई बहुत बड़ी गंदी चीज है, इससे हाँ दूर रहना चाहिए।
ओके। अब उस लड़की की शादी होगी। अब जो गंदी चीज उसको बचपन से सिखाया गया है कि ये गंदी चीज है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, शादी के बाद पहली रात को वही पति उसको वो गंदी चीज में ले जाएगा। अब वो पति को वो कैसे परमेश्वर मानेगी और कैसे प्यार कर सकेगी? बिल्कुल। क्योंकि आपने बचपन से ही उसके दिमाग में बिल्कुल गलत प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। और एक बात और है, आप देखोगे औरत को ऐसी कंडीशनिंग जो की है हमने, संभोग के वक्त औरत अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करती, और इंडिया की नहीं, ये भी है। हाँ, ये भी एक सर्वे एक्सप्रेस देखा था मैंने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर अगर वो एक्सप्रेस करेगी ना तो उसको चुड़ैल मान लेगा वो आदमी। ये तो कहीं हाँ, ये बच्चलन है। ये कहीं पे पहले किसी ने किसी के साथ मजा करके आई होगी, तभी उसको ये सब पता है। वो कभी चाहकर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती जिंदगी भर। बिल्कुल उसको सर, बिल्कुल। उसको और उसको क्या करना है, उसको रिसीव ही करना है। जो प्रसाद मिल गया खा लेना है, जो मिल गया बस, खा लेना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली राजस्थान के अंदर एक प्रथा मेरे ध्यान में आई। मेरा इंटरव्यू पहले था एक राजस्थानी भाई के साथ, डोबा बॉय के साथ। उसने बताया था कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे समाज है, उसके अंदर यदि पहली रात को पत्नी का खून नहीं निकला तो औरत की हालत बहुत खराब हो जाती है। यानी उसको इतनी बदनामी मिलती है, उतनी प्रताड़ना मिलती है, कभी कभी डिवोर्स भी हो जाता है इस पॉइंट पे कि ये तो बच्चलन है। बिल्कुल, ये होता है। तो ये भी वो टेस्ट माना जाता है उसको ना, कि ये वर्जिन है। हाँ, ये वर्जिन है। ना? और मैं ये कहता हूं कि जब हम बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सेप्ट कर लो, तो पुरुष तो बहुत मजे में आएंगे। हाँ, होना ही चाहिए। उनको कोई टेंशन, उनको टेंशन तब होती है जब उनकी वाइफ किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। हाँ, वो खुद तो करता है। एक मेरा तो दोस्त भाई है, तू जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, वो तो किसी की बीवी है ना, तो तेरी बीवी करेगी तो तुझे क्यों प्रॉब्लम है? फिर उसको प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम है। तो ये मानसिकता भी दूर करनी चाहिए कि भाई ये एक्सेप्ट कर लो, स्त्री और पुरुष दोनों पॉलीगैमस है। वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति से अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और आप ये तो पहले कॉन्सेप्ट छोड़ ही दो, जो हमने बना के रखा है ना वफादारी का, फेथफुलनेस का कॉन्सेप्ट, कि भाई आप आपकी शादी हो गई तो आपको सपने में भी दूसरे आदमी के बारे में सोचना नहीं है। ये बिल्कुल वाहियात, अवास्तविक है। यानी कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति पत्नी सेक्स कर रहे होते हैं, तब पत्नी किसी और पुरुष के बारे में सोच रही है, पति को और स्त्री के बारे में सोच रहे हैं, और ये होता है। तो ये जो हमारी गलत धारणा है, यानी मैं आपको बोलूं कि सेक्सुअलिटी को हम मॉरल कंपास के अंदर कैद करके रख ही नहीं सकते सर। यानी हमने जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके अंदर सेक्सुअलिटी फिट नहीं होती, और आदमी का मेन फ्रस्ट्रेशन यही है। बिल्कुल। और जो जब आदमी देखिए ऑप्शन ट्राई करता है ना जिंदगी में, मेन चीज जो इसमें इस मुद्दे सारे में ये है, ट्राइंग ऑप्शंस। शादी क्यों बुरी है? शादी क्यों बुरी है? शादी में कुछ बुरा नहीं है। शादी बुरी इसलिए है क्योंकि सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। ठीक है ना? उससे क्या होता है कि आपके अंदर ग्रोथ नहीं आती। आप जड़ होते चले जाते हो, संवेदना खत्म होती चली जाती है, रिलेशन जो आप दोनों का बोरिंग होता चला जाता है। बोरिंग उससे क्या, अच्छे केमिकल नहीं बनेंगे, अच्छे हार्मोन नहीं बनेंगे, आप बीमार हो जाओगे, आप बूढ़े जल्दी हो जाओगे, बीमारियां लग जाएंगी आपको। कितना देखिए, आप इन लोगों को लगता है ये कोई खास बात नहीं है, जबकि इसका बड़ी दूर तक असर जाता है, बहुत दूर तक। अभी उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों इफेक्ट होती है, दोनों इफेक्ट होती है। समाज ही स्वस्थ नहीं रह पाता, समाज जो है रोगी हो जाता है, मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी। और समाज की इकाई है ना, मनुष्य है, समाज की इकाई, उसका एक एक सदस्य है। अब मनुष्य ही जब मनोरोगी या स्वस्थ नहीं होगा तो समाज कैसे स्वस्थ होगा? बिल्कुल। और यही कारण है याग्निक जी, हमारे देश की एक भी समस्या पिछले 100 साल में हल नहीं हुई।
भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं और कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होती जा रही हैं और होती जा रही हैं, और कारण लोगों को पता नहीं लग रहा भी कारण क्या है इसका, क्या है ना, कारण का पता नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और याग्निक हम क्या जी कर रहे हैं बहुत, अभी भी, हम अभी भी क्या कर रहे हैं कि हम जो कारण, समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारी जो सिस्टम है, जो आगे से चली आई सिस्टम है, उसको बरकरार रख के हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। ये नहीं होगा, उसको क्योंकि ब्रेक नहीं, सिस्टम से देखिए, समस्या आई। हाँ, ब्रेक नहीं देना चाह रहे ना, हम ब्रेक नहीं देना चाह रहे इसको। बिल्कुल सर, हमारी सारी बिल्कुल सारी हमारी सारी समस्याओं का हल है ब्रेक। राइट। क्योंकि देखो देखो, ज्यों ही आप ब्रेक मारोगे तो आप रुक गए, तो हम्म। आप रुके थोड़ी रहोगे, रुके तो नहीं ना रहोगे, आपको लगेगा आगे क्या करूं, आप सोचने लग हाँ, जाओगे, ये करूं, इधर जाऊं, इधर। ब्रेक लगते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, ऑप्शंस पे ट्राई करना शुरू कर देगा कि इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, क्या करूं। तो बिल्कुल हम क्योंकि हम एक फ्लो में बहते जा रहे हैं ना, हमारा जो समाज राइट, है एक फ्लो में बह रहा है, वो फ्लो आ रहा है हजारों साल पुराना। राइट, अब उसको ब्रेक लगे तब कुछ नया हो ना। बिल्कुल। अब देखो, पुराने फल अगर टूटेंगे नहीं तो नए कैसे आएंगे। नए आएंगे कहां से? सही बात है, बिल्कुल सही बात तो कही ये आपने। जो पुरानी चीज़ों को ब्रेक लगना बड़ा ज़रूरी है। और दोस्तों, याग्निक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी और मैं इनसे बहुत सीखता रहता हूँ, आपने भी सीखा होगा। और अगर आप और भी ब्रेक द रूल के बारे में जानना चाहते हो कि हम कैसे अच्छा समाज बनाएं, अपनी डेवलपमेंट कैसे करें, तो आप हमारे ब्रेक द रूल चैनल से ज़रूर जुड़ें। और हाँ, हमारी बुक ज़रूर पढ़ें। हमारी किताब है ब्रेक द रूल वॉल्यूम 2 और उसका सब टाइटल है ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर कैसे जिए। ये किताब हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है। याग्निक जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, थैंक यू, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और हाँ, जोगा जी की बुक जरूर डाउनलोड कीजिए। ये इतने निस्वार्थी आदमी है कि उन्होंने अपनी बुक को फ्री में अवेलेबल किया है वेबसाइट पे, कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है। और अद्भुत बुक है, मैंने भी पढ़ी है, तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ ये बुक जरूर जरूर डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और हमारी इस मूवमेंट ब्रेक द रूल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।